The next heading is wages, prices, and unemployment. ओके बेटा, अब स्टार्ट करते हैं हम कि वेजेस डिटरमाइन कैसे होती है। अब देखो, जब हमें वेज डिटरमाइन करनी होती है तो एक इक्वेशन होती है जो हमें समझनी है। इक्वेशन है W इज इक्वल टू PE F U, Z। फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन, ओके बेटा। इसमें W स्टैंड्स फॉर वेज, PE stands for expected prices, U stands for unemployment rate, and Z stands for other factors, जिसको बुक लिखती है कैच ऑल वेरिएबल। ठीक है बेटा, ये इनके सिंबल्स हैं। अब सबसे पहले हमें समझना है कि वेज जो है वो इससे, इससे और इससे, इन तीन चीजों से अफेक्ट हो रही है। तो हमें तीनों को एक एक करके समझना है। जो हम सबसे पहला फैक्टर समझेंगे वो होगा एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल। सो प्लीज राइट डाउन द फर्स्ट फैक्टर विच इज एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल। पहले समझेंगे, फिर देन वी विल राइट डाउन अकॉर्डिंग टू द आंसर। ओके बेटा, नाउ अंडरस्टैंड। भूल जाओ एक्सपेक्टेशन, भूल जाओ एक्सपेक्टेड प्राइस, भूल जाओ, सिर्फ प्राइस का सोचो। पहले सोचो एक बारी कि सपोजिडली आप एक वेज पे काम कर रहे हो। लेट्स से दैट आपकी वेज जो है वो 100 रुपीज पर डे की है। इस वेज से आप एक थाली खाते हो, और ये जो थाली है वो जो भी आपका लंच की थाली होती है और डिनर की थाली होती है बेटा, दैट कम्स फॉर ₹30। एवरी डे यू अर्न 100 रुपीज, उसमें से 30 रुपीज आप इस थाली पे स्पेंड करते हो। अब ऑल ऑफ अ सडन आप एक दिन इस वेंडर के पास जाते हो एंड दिस वेंडर टेल्स यू, नो सर, आज से ये 30 रुपीज की नहीं रहेगी, फ्रॉम टुडे दिस थाली इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40 रुपीज। नाउ थिंक अबाउट इट बेटा, अगर ये मैं लंच और डिनर में खा रही थी, अर्लियर आई वाज स्पेंडिंग 60, अब अगर मुझे यही को, इसी चीज को लंच और डिनर में खाना है, आई विल हैव टू स्पेंड 80। इट्स अ बर्न ऑन माई पॉकेट, मेरे को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। सो क्या मैं ये 100 रुपीज में काम करना चाहूंगी? नो, आई ऑल्सो वॉन्ट मोर मनी विद इट। ठीक है, तो बेटा वर्कर्स को इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनको कितना पैसा नॉमिनल टर्म्स में मिल रहा है, मतलब कितना पैसा मिल रहा है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट उस पैसे से वो कितना कंज्यूम कर रहे हैं, उस पैसे से वो कितना खा पा रहे हैं, क्या गुड्स खरीद पा रहे हैं, उससे उनको सारा फर्क पड़ता है। सो वर्कर्स आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट व्हाट वी कॉल एज द रियल इनकम। अगर मैं 100 रुपीज कमाती हूं और एक थाली का प्राइस 30 है, तो पहले मैं 3.33 थाली खरीद पा रही थी। बट अगर एक थाली का प्राइस 40 कर दोगे तो सिर्फ मैं 2.5 थाली खरीद पाऊंगी। दैट्स अ रिडक्शन इन माय रियल वेज। कितना मैं खरीद पा रही हूँ वो कम हो रहा है। सो बेटा जैसे ही प्राइस चीजों का बढ़ता है, आप चाहोगे कि आपकी वेज भी बढ़ जाए, आप ज्यादा वेज डिमांड करोगे। ये हो गया वर्कर की साइड से, फ्रॉम वर्कर्स साइड। अब दूसरी साइड से सोचो, एम्प्लॉयर की साइड से सोचो। एक एम्प्लॉयर से अगर आप जाके बोलो कि सपोज ये एम्प्लॉयर, मैं ऐसी रैंडम एग्जांपल फिर से ले लेती हूँ, बिस्किट्स बनाता है। अब आपने इसको बोला कि बॉस मेरी थाली तो एक्सपेंसिव है, मेरे को इतने कम वेज में काम नहीं होगा, आप मेरी वेज बढ़ाओ। तो ये एम्प्लॉयर वेज बढ़ाने के लिए उसको पैसा भी ज्यादा कमाना होगा। अगर उसको आपको ज्यादा पैसा देना है तो उसको पैसा जो अर्न करना है वो भी ज्यादा होना चाहिए। और वो ज्यादा मनी कब अर्न करेगा? जब वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाएगा। सो बेटा ही विल अर्न मोर मनी
only if the price of his product increases. So जब प्राइस बढ़ेगा सिर्फ तभी तो वो आपकी वेज बढ़ाएगा. तो एम्प्लॉयर के साइड से भी पी और डब्ल्यू में डायरेक्ट रिलेशन है और वर्कर की साइड से भी पी और डब्ल्यू में डायरेक्ट रिलेशन है. सो बेटा हम ये लिख सकते हैं कि पीई भूल जाओ, भी एक्सपेक्टेशन पे मत जाओ, सिर्फ प्राइस का सोचो कि प्राइस और वेज के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, चाहे मैं एम्प्लॉयर की बात करूं या वर्कर की बात करूं. पहले ये रिलेशन को एकदम क्लियर कर लो. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्टोरी में. अब बेटा यूजुअली क्या होता है ना कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, एक एग्रीमेंट साइन करते हो अपने एम्प्लॉयर के साथ कि 1 साल के लिए, अगले 1 साल के लिए ये मेरा सर्विस अग्रीमेंट है, मैं आपके साथ इस वेज पे सो एंड सो काम करूंगी. अब सपोज आपने ये अपने वर्क एम्प्लॉयर के साथ ये एग्रीमेंट साइन कर लिया कि 1 साल के लिए मैं आपसे 100 रुपीज में काम करूंगी. अब अगर इस 1 साल के अंदर इसी आपकी लंच की जो थाली थी उसका प्राइस बढ़ गया, सपोज द प्राइस ऑफ दैट थाली इंक्रीजेस, तो क्या होगा बेटा, आप तो कम अफोर्ड कर पाओगे. So you are signing a contract 1 year in advance. The only way to ensure कि आपकी consumption consistent रहे, क्या रहेगा, that you determine the prices in advance. आप जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, आप आज ही सोच लो ना कि 1 साल के अंदर अंदर कितना प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे 1 साल के अंदर. तो आप आज सोच लो कि 1 साल में कितना प्राइस बढ़ेगा और उसके बेसिस पर कि 1 साल में कितना प्राइस बढ़ सकता है फिर आप पैसा मांगो. सो वेजेस डोंट डिपेंड ऑन एक्चुअल प्राइस, क्योंकि वेज तो पहले डिसाइड करनी पड़ेगी 1 साल की. दे डिपेंड ऑन एक्सपेक्टेड प्राइस. और अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो आप पैसा भी आज ज्यादा मांगोगे. सो दैट इज वाई प्राइस की जगह पर हमने यहां पे एक्सपेक्टेड प्राइस रखा है. बेटा लेट्स राइट डाउन दिस एंटायर स्टोरी नाउ. आ जाओ, लेट्स राइट डाउन द आंसर फॉर दिस. लेट मी जस्ट रिमूव ऑल ऑफ दिस. ओके, प्लीज राइट. सो राइट डाउन वर्कर्स do not care about nominal income but about how many goods they can buy. Therefore, they are interested in real income. I hope ये क्लियर हो गया बेटा आपको पूरा कॉन्सेप्ट. तो बेटा रियल इनकम हो गई W/P. ये उनको सेम रखना है. तो अगर मुझे W/P सेम रखना है तो ये बढ़ेगा तो ये भी तो बढ़ाओगे ना. सो प्लीज राइट डाउन. Therefore, workers demand higher नॉमिनल मतलब ये W, वो ज्यादा W मांगेंगे जब P बढ़ेगा. सो दे आस्क फॉर हायर नॉमिनल वेज व्हेन प्राइस इंक्रीजेस. ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया बेटा. ये हमने लिखा वर्कर की तरफ से. अब सेकेंड पॉइंट, सो बेटा सेकेंड पॉइंट जो आपका हो गया वो हो गया हमारा एम्प्लॉयर की साइड से. हमने वर्कर की साइड से लिख दिया ना. सो प्लीज राइट डाउन द सेकेंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज दैट द एम्प्लॉयर does not care about nominal wage. एम्प्लॉयर को भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता कि उसको वेज कितनी पे करनी है.
उससे फर्क पड़ता है कि उसको रियल वेज कितनी पे करनी है. So even employer does not care about the wage. The employer also cares about the real wage. So please write down, beta. The employer does not care about nominal wage, but the real wage they pay to the workers. So if price of good increases, they are willing to pay more. तो बेटा अगर मेरे गुड का प्राइस बढ़ेगा तो मैं ज्यादा पैसा भी देने को तैयार हूं. अगर मैं ज्यादा कमा रही हूं, इफ आई एम अर्निंग मोर, देन आई एम ऑल्सो विलिंग टू पे मोर फॉर इट. इज दिस क्लियर बेटा? सो बेटा ये आपके 2 पॉइंट्स हो गए. अब हमने ये प्राइस से रिलेटेड लिखा है, अब हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस के बारे में भी थोड़ा बताना चाहिए. सो प्लीज राइट डाउन दैट इन रियलिटी कॉन्ट्रैक्ट, वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट्स are signed in advance. तो बेटा अगर कॉन्ट्रैक्ट एडवांस में साइन हो गया तो जब असली में प्राइस बढ़ेगा आप कुछ नहीं कर पाओगे. इसलिए पहले ही सोच लो कि 1 साल में कितना बढ़ने वाला है और अकॉर्डिंगली वेज मांगो. सो देयरफॉर द वर्कर्स शुड फॉर्म एक्सपेक्टेशन about wages and ask for more wage if they are expecting the price to rise. बेटा आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना मुश्किल इज नॉट द पॉइंट. यू शुड बी ऑल्सो राइटिंग इट इन द राइट वर्ड्स. अगर आप इसको करेक्ट वर्डिंग्स में नहीं लिखते हो तो पूरा का पूरा समझा हुआ खराब हो गया. राइट? सो दैट्स द फर्स्ट एस्पेक्ट. तो हमने बताया कि वेज और प्राइस एक्सपेक्टेशन का पॉजिटिव रिलेशन है. जैसे जैसे आप सोचोगे कि प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा आप ज्यादा वेज भी डिमांड करोगे. बेटा कम टू द सेकेंड रिलेशनशिप, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ. सो माई सेकेंड रिलेशनशिप इज विद अनएम्प्लॉयमेंट रेट. ये मैंने ऊपर भी आपको समझाया है, दोबारा से एक बार समझ लेते हैं. बेटा अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या कहते हैं? अगर मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड है, लोगों के पास जॉब नहीं है, तो बेटा एज अ फर्म मैं लोगों को कम पैसे में ऑफर करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि किसी के पास भी जॉब नहीं है, वो सस्ते में भी काम करेंगे. सो व्हेन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हाई, फर्म विल ऑफर लोअर वेज. और जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है, मार्केट में जॉब्स नहीं है, तो एज अ वर्कर मैं भी कम पैसे में काम करने को तैयार हूं क्योंकि मुझे पता है कि नौकरियां ही नहीं है. सो बोथ वर्कर एंड फर्म agree on a lower wage when unemployment rate is high. So please write down beta that when unemployment rate is high, firms offer lower wages. And since there is a lot of competition, worker is willing to accept lower wage. तो बेटा फर्म कम पैसा ऑफर करेगा, वर्कर वो कम पैसा एक्सेप्ट कर लेगा और वेजेस लोअर सेट हो जाएंगे. सो व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हाई, हमने ऊपर भी पढ़ा था कि आपकी बार्गेनिंग पावर ऑटोमेटिकली लो हो जाती है. यहाँ पे भी पढ़ा लेबर मार्केट कंडीशन में, यहाँ पे भी पढ़ा लेबर मार्केट कंडीशन में. और क्योंकि आपकी बार्गेनिंग पावर लो हो जाती है, इसलिए आप अपना लो वेज में भी काम कर लेते हो. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. बेटा राइट डाउन द लास्ट फैक्टर.
इसको इन्होंने बोला है कैच ऑल वेरिएबल। Z को बोला गया है कैच ऑल वेरिएबल। इस कैच ऑल वेरिएबल में बेसिकली हमारे पास दो मेन फैक्टर्स आते हैं। एक को बोलते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस और दूसरे को हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन। ठीक है, सेम ही है एक्चुअली, बहुत सिमिलर बातें हैं। समझ लो पहले क्या है फिर लिखेंगे। तो बेटा सपोज इमेजिन करो कि आपके पास जॉब नहीं है, ठीक है, आप एक जगह पे जॉब मांगने गए, उन्होंने आपको बोला कि मैं आपको ₹100 पर डे ऑफर करूंगा। अभी आपके पास हाथ में कुछ भी नहीं है, तो आपको जो भी मिल रहा होगा आप उसको इजीली एक्सेप्ट करके ले लोगे। सो यू विल से अच्छा ठीक है यही दे दो एंड यू विल स्टार्ट वर्किंग। नाउ बेटा इमेजिन करो कि यहाँ पे गवर्नमेंट स्टेप इन करती है और गवर्नमेंट बोलती है कि जो भी लोगों के पास जॉब नहीं है, जो भी लोग अनएम्प्लॉयड हैं, उनको मैं 200 पर डे दूंगा। गवर्नमेंट ने 200 पर डे ऑफर कर दिया, तो क्या आप 100 पर डे में काम करोगे? नो। अब आप क्या बोलोगे कि ठीक है मैं काम तो करूंगा, बट जो मेरी मिनिमम वेज होगी वो एटलीस्ट अगर आप मेरे को 210 या 250 या 300 दोगे तब मैं काम करूंगी, क्योंकि काम ना करके भी मुझे 200 तो मिल ही रहा है। सो बेटा जैसे ही गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस मार्केट में लेकर आती है कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो आपको हम पैसा देंगे, तो इससे फर्म्स को ज्यादा वेज ऑफर करनी पड़ती है, क्योंकि कम वेज में कोई भी काम नहीं करता। ठीक है, लेट्स राइट दैट डाउन बेटा। तो Z या अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस की तरह है। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस होगी, अगर ये वेरिएबल्स मिलेंगे, तो बेटा कब आप काम करोगे? जब आपको ज्यादा वेज ऑफर होती है, तो इससे आपका वेज इंक्रीज होगी, बार्गेनिंग पावर इंक्रीज होगी। सो प्लीज राइट डाउन, when there are factors like unemployment insurance और मे बी एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन, जिसमें आपकी जॉब को प्रोटेक्ट करते हैं, it increases bargaining power of the labor। तो वर्कर की जो बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ जाती है जब अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, राइट? सो ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, since a labor gets gets money even for not working, he would be willing to work only at a high wage। ये समझ में आया? तो क्योंकि इस केस में आपको काम ना करने का भी गवर्नमेंट पैसा दे रही है, तो आप सिर्फ तब काम करोगे जब आपकी वेज रेट बहुत ज्यादा हाई होगी। सो बेटा सिंपली यू कैन से दिस increases the wage rate asked by labor। मैं एक और लास्ट एग्जांपल देना चाहूंगी, इसे बोलते हैं मिनिमम वेज रेट। जैसे बेटा आज तक आपको जो वेज रेट ऑफर हो रही थी वो 100 ऑफर हो रही थी। अब गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और गवर्नमेंट ने बोला कि देखो द मिनिमम वेज जो इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करेगी वो 150 होगी। तो इससे क्या होगा? कोई भी आपको 100 ऑफर नहीं करेगा, सब लोग 150 ऑफर करेंगे। 150 से नीचे नो कंपनी कैन ऑफर नाउ।
सो बेटा इससे भी तो वेज बढ़ जाएगी ना। सो ये जितने भी गवर्नमेंट एक्ट्स लेकर आती है, लाइक मिनिमम वेज रेट, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, लाइक एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन, बेटा ये सारे वेरिएबल्स को उन्होंने एक साथ Z के अंदर लिख दिया। तो ये जो वेरिएबल्स है हमारे, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन, ऑल दीज वेरिएबल आर कॉल्ड एज Z। और इन वेरिएबल्स की वजह से आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ती है। तो जब Z बढ़ता है तो उससे आप जो वेज डिमांड कर सकते हो वो भी बढ़ती है। सो बेटा वी हैव डन दिस इंपॉर्टेंट रिलेशन टुडे। क्या क्या हमने देख लिया कि वेजेस जो हैं वो एक्सपेक्टेड प्राइस से पॉजिटिवली अफेक्ट होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट से नेगेटिवली अफेक्ट होती हैं, और ये कैच ऑल वेरिएबल Z से पॉजिटिवली अफेक्ट होती है। अगेन बेटा दिस इज अ फुल फ्लेजेड क्वेश्चन दैट विल कम इन एग्जाम। ये क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है। तो हम इस क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं, ये कैसे आएगा। सो राइट डाउन द क्वेश्चन। What are the factors that determine wage rate? ठीक है, एक ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा। सेकंड क्वेश्चन जो आ सकता है, हाउ इज वेज रिलेटेड टू कैच ऑल वेरिएबल? तो अगर सिर्फ कैच ऑल वेरिएबल पे ही क्वेश्चन आ जाए तो उसमें बेटा आपको ये तो बताना ही है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस और अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन, बट यहाँ पे ये भी लिख देना दैट व्हेन गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मिनिमम वेज it increases bargaining power of worker। बेटा एग्जाम में ना एग्जामिनर लिमिटेड वर्ड्स ढूंढता है, किसी के पास टाइम नहीं है आपका बहुत बड़ा सा पेपर चेक करने का। कीवर्ड्स अगर मिल जाएंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि इस बच्चे को ये आंसर आता है। तो इस क्वेश्चन के कीवर्ड्स Z कैच ऑल वेरिएबल के जो कीवर्ड्स हैं वो 3 ही है। पहला कीवर्ड है कि आपका ये वर्ड मेंशन्ड होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। दूसरा कीवर्ड है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन के बारे में बताओ, और तीसरा कीवर्ड है मिनिमम वेज के बारे में, कि इन तीनों ही चीजों की वजह से जो वेज आप चार्ज कर सकते हो वो हाई रहेगी। तो अगर आपने ये बता दिए तो ऑटोमेटिकली आपको इसमें फुल 5 मार्क्स मिल जाएंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन बेटा, so they can also ask you about the expectation price, that why are wages positively related to price expectation। इसको एक और तरीके से एग्जाम में पूछ सकते हैं वो, so they can ask that wages only depend on, wages नहीं ऐसे लिखो, workers only care about real wage justify। ठीक है बेटा, तो ये इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए हैं। और अगर इनमें से कुछ भी आ जाए, ये या ये, तो इन चारों ही क्वेश्चंस के लिए, फॉर ऑल दीज 4 क्वेश्चंस बेटा दिस इज द आंसर, यही आंसर आपको एग्जाम में लिखना है। टुडे वी विल स्टॉप हियर। टुमारो I will, in the next class, I will start and I will talk about wage determination and natural rate of unemployment, and then that this chapter is over। अगली क्लास में हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे। ओके बेटा, थैंक यू।